वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं लॉ के सेगमेंट से जो कि ईपीयू की परीक्षा में पूछे जाते हैं या उनसे ही सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि यूपी ईपीयू में लॉ के 3 मेजर पेपर हैं और एक माइनर पेपर है। माइनर पेपर कहा तो नहीं जा सकता, पर कहते हैं कि यूपी पुलिस रेगुलेशन, पुलिस एक्ट एंड पुलिस रेगुलेशन। तो यहाँ से ही सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। और इस पर ऐसा नहीं है कि आप अगर ये 3 सब्जेक्ट जो मेजर सब्जेक्ट हैं उनसे सारे सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे और पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, लाइन बाय लाइन तैयार करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ सिलेक्टेड पॉइंट होते हैं, सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जहाँ से कि आयोग क्वेश्चन करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। अब जब आप देखते हैं आईपीसी में कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, मतलब किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें सबसे पहला है जनरल सेक्शन 1 टू सेक्शन 75, फिर जनरल एक्सेप्शन साधारण अपवाद 76 से 106 तक, क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी 299 टू 377, यानी कि ऐसे अपराध जो कि मानव शरीर को क्षति पहुंचाते हैं, वहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी 378 टू 462। सबसे ब्रॉड सिलेबस बनता है सीआरपीसी का, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ब्रॉड सिलेबस है, सब्जेक्ट भी बहुत ब्रॉड है। सबसे ब्रॉड सिलेबस बनता है सीआरपीसी का, क्योंकि ये अगर आप इसको देखें तो ये भी अपने आप में बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। 484 सेक्शन पढ़ते हैं इसमें हैं, इसलिए यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से आपको 25 क्वेश्चन ही मिलेंगे प्रीलिम्स में। तो अब आपको इतनी स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, इतना ध्यान से तैयारी करनी पड़ेगी कि आप भाई उन 25 में से कम 20 क्वेश्चन तो कर ही ले जाएं। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेशन 154 टू 176। फिर दूसरा टॉपिक है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल। भाई क्रिमिनल कोर्ट की जो है क्या पावर हैं, कैसे वो क्रिमिनल इंक्वायरी को जो है इनिशिएट करेंगी, तो उनका क्या क्षेत्र है, ये सारी चीज़ 177 टू 189 में आता है। कंडीशन रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग, वो कौन सी कंडीशंस होंगी कि जहाँ से कि कोई भी क्रिमिनल कार्रवाई, क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाएगी, ये एक पॉइंट है एक चैप्टर से 190 टू 199। फिर कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, कि मजिस्ट्रेट को कैसे कंप्लेंट की जाएगी, क्या प्रोसेस होगा, क्या प्रक्रिया होगी, सेक्शन 200 टू 203। फिर कमिसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट सेक्शन 204 से 210 तक है। फिर द चार्ज है 211 टू 224 है। ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन कोर्ट के सामने ट्रायल कैसे शुरू होगा, क्या प्रक्रिया होगी, ये है एक पॉइंट। प्ली बार्गेनिंग 265A टू 265L तक। अटेंडेंस ऑफ पर्सन कन्फाइंड और डिटेन इन प्रिजन 266 टू 327 तक है। प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस 61 टू 153। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एंड ऑफिसेस, ये है। ट्रांसफ़र ऑफ क्रिमिनल केसेस 406 से 484 तक है।
प्रोविज़न एज टू एक्यूज्ड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड 328-339 तक है। भाई अब अगर कोई ऐसा आदमी है जिसके खिलाफ़ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है और जो कि अनसाउंड माइंड का है, तो उसके लिए कैसे प्रोविज़न्स हैं, कैसे प्रोसीडिंग चलेगी, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। और बेसिकली अगर पॉइंट बना करके अगर हम लोग तैयारी करते हैं, तो अगर पॉइंट बनाते हैं, जैसे एक हेडिंग बनाते हैं और एक हेडिंग के नीचे जो है अपने नोट्स बनाते हैं या अपने पॉइंट नोट करते चले जाते हैं, और अगर इतने ही पॉइंट अगर हम लोग लिखते हैं, जैसा कि आपने आईपीसी में देखा, तो जनरल एक्सेप्शन में और जनरल में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एबेटमेंट ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी है, ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट, तो इसमें ही जितने पॉइंट बनते हैं, और अगर मतलब इसको ही हेडिंग बना करके अगर हम लोग अपना नोट्स बनाते हैं, कि नोट्स तो भाई अपने हाथ का बना ही सबसे अच्छा माना जाता है। जितने ही बड़े बड़े टॉपर्स हैं वो सब लोग यही कहते हैं कि भाई नोट्स अपने हाथ से ही बनाइए। तो ये जो प्रीलिम्स के लिए जो है, और आप सब लोग जानते होंगे, या जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी लॉ में एडमिशन लिया है, और जो लोग जुडिशरी की या कुछ लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो जो लोग अगर एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि किसी भी स्टेट की जुडिशरी हो, वहाँ पे आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस तो रहेगा ही रहेगा। ये तो मेन सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट है, इसमें तो कोई वो नहीं है। बट यहाँ पे हम लोग जो है 3 सब्जेक्ट को ही लेकर चल रहे हैं फ़िलहाल अभी। तो अगर हम लोग इस पॉइंट पर ही अगर अपने नोट्स बनाते हैं, जैसे एक पॉइंट बनाया तो वो जनरल लिखा, और जनरल बाद 1 to 75, अब उसके नीचे अपना नोट्स बना लिए, तो मुझे उम्मीद है कि 10 पेज 15 पेज के अंदर ये नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर जनरल एक्सेप्शन हो गया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गई, अबेटमेंट हो गया, ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी हो गया, ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया। तो इस तरीके से जो है हम लोग अगर अपने नोट्स बनाते हैं तो हम लोग को काफ़ी आसानी होगी रिवीजन करने में। अब उसी तरीके से हम लोग देखते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में भी, अगर हम इन सारे पॉइंट्स के ही अकॉर्डिंग नोट्स बनाते हैं, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है भाई, कुछ जो है चैप्टर नीचे लिखे हुए हैं, तो इसीलिए इसको नीचे इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना कम है। जो पॉइंट सबसे ऊपर लिखा गया है वहाँ पे क्वेश्चंस बनने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, या वहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं, इसलिए उनको सबसे ऊपर लिखा गया है। तो अब आते हैं दूसरे सब्जेक्ट पर, इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट को कभी भी अगर असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या आप उसके एस्पिरेंट हैं, तो कभी भी इस सब्जेक्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। या आप नहीं भी कर रहे हैं तैयारी, और अगर आप चाहते हैं कि आप एज एडवोकेट प्रैक्टिस करें जाके कोर्ट में, तो भी आपको इंडियन एविडेंस एक्ट बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। पढ़ना तो हालांकि सारे एक्ट चाहिए, पर इंडियन एविडेंस एक्ट, क्योंकि एविडेंस एक्ट ही वो आधारशिला है जहाँ से कि कोई भी कार्रवाई शुरू होती है, प्रोसेस शुरू होता है। कैसे इंडियन एविडेंस एक्ट समझ लीजिए कि पूरी तरीके से जो है एक बेस है किसी भी कार्रवाई का, किसी भी, क्योंकि जब तक इंडियन एविडेंस एक्ट ये नहीं कहता कि हाँ ये कागज़ हमें कोर्ट में हम सबमिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, प्रोसीजर तो है, सबसे मेन चीज़ तो प्रोसीजर है ही, पर इंडियन एविडेंस एक्ट बताएगा कि आपको कौन सा कागज़ कहाँ पे सबमिट करना है, कब सबमिट करना है और कब नहीं सबमिट करना है, कब वो रिजेक्ट हो सकता है। ये सारी चीज़ें इंडियन एविडेंस एक्ट में ही पता चलती हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देखते हैं प्रिलिमिनरी में सेक्शन 1 to सेक्शन 5, जैसे कि 1 to 4, तो इसमें आपका जो है जितने सेक्शंस आ जाते हैं, इंक्लूडिंग आपका इसमें इंटरप्रिटेशन क्लॉज भी आ जाता है, तो यह इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और फिर ऑफ द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट 5 से 55 तक, 5 to 55, तो ये तो सबसे आधार है इसका पूरे एविडेंस एक्ट का। तथ्यों की सुसंगतता, यहाँ से तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। इवन इंटरव्यू में भी अगर कोई इस तरीके का जो है पैनल बैठ गया जहाँ पे इनको एविडेंस पसंद है, तो वो इसी टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे।
और फिर दूसरा टॉपिक है ऑन प्रूफ 56 to 100, और फिर चौथा टॉपिक है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। फिर पुलिस एक्ट में आ जाते हैं। पुलिस एक्ट ये अंग्रेज, और हमारे यहाँ 1860 पुलिस एक्ट 1861 कहा जाता है, पर ये हमारे यहाँ जितने भी कानून बने हैं सब अंग्रेज़ों के ही समय के बने हैं, एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कुछ नए अधिनियम, जैसे कि भी कोई भी जब सरकार आती है तो अपने हिसाब से नियम अधिनियम विनियम बनाती रहती है, तो कुछ छोटे छोटे बहुत ही माइनर लॉज हैं, 1 पन्ने के 2 पन्ने के, पर जो मेजर लॉज हैं सारे के सारे सब अंग्रेज़ों के ज़माने के ही बने हुए हैं, तो जिसमें से कि एक पुलिस एक्ट भी है। अब इसको पढ़ने के लिए तो अब भाई आप चाहें तो पूरी बेयर एक्ट पढ़ सकते हैं पुलिस एक्ट की, बट पूरी बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, ज़्यादा समय लगेगा। हालांकि पढ़ना तो चाहिए बेयर एक्ट ही, पर इतना लंबा प्रिसाइज मतलब, और ऐसी तैयारी जो कि आपको सिलेक्शन दिला दे, तो आपको प्रिसाइज पढ़ना भी पड़ेगा। अब क्योंकि आपको तैयारी करनी है नौकरी पाने के लिए, विद्वान बनने के लिए तैयारी कोई नहीं करता है, विद्वान बनने के लिए लोग अध्ययन करते हैं। तो तैयारी करने में और अध्ययन करने में थोड़ा सा फ़र्क है। अब उस फ़र्क को आप चाहे जैसे समझिए। हाँ, अब चूँकि ये हमारा जो सेक्शन है, हमारा जो फील्ड है वो लॉ फील्ड है, वो यूपीएससी नहीं है कि आप यहाँ पे पढ़े जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि भाई पूछेंगे कहाँ से। अब आईएएस का प्रीलिम्स होता है या मेंस होता है तो किसी को कुछ पता ही नहीं होता है, कुछ सर्टेन टॉपिक्स को छोड़ के, जैसे निबंध वाला हो गया, तो उनको पता ही नहीं कि वो पूछेंगे कहाँ से। बट लॉ में ऐसा नहीं है, लॉ में डिसाइडेड है पहले से कि भाई उन्हें यहीं से पूछना है। ये एक बेनिफिट है, बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हाँ भाई वो यहीं से पूछेंगे। तो पुलिस एक्ट में अगर आप देखें तो 27, 13, 14, 15, 15A, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32A, 34, 42, 44, 46 सेक्शंस इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से कि अभी तक क्वेश्चन बने हैं। तो अब समझदारी इसी में है कि आप सबसे अच्छे से, सबसे बढ़िया तरीके से आप इन्हीं सेक्शंस को खूब बढ़िया से पढ़ लें। अब आते हैं दूसरे पर, रेगुलेशन। इसमें चैप्टर 6 और चैप्टर 7 ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब हालांकि अगर आपको पढ़ाई करनी है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो आपको बुक रखना ही पड़ेगा, हर सब्जेक्ट की बुक रखनी पड़ेगी। इंडियन पिनल कोड के लिए आप एस.एन. मिश्रा रख सकते हैं, पिल्लई को रख सकते हैं, और बहुत सी अच्छी किताबें हैं जिनको कि आप कंसीडर कर सकते हैं। बट एक ये चीज़ भी मान के चला जा रहा है कि आप जब तैयारी करने आते हैं तो एटलीस्ट आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, आपको उस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी है, पहले से जानकारी है, तभी आप उस सब्जेक्ट से तैयारी करेंगे। अब प्राइमरी लेवल पर आप सब्जेक्ट जो है नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट पढ़ना है जो कि आपने पहले से पढ़ा हुआ है, उसकी आगे की तैयारी करनी है। अब आपको कि अब उस सब्जेक्ट में से केवल हमको की पॉइंट निकाल करके उनकी तैयारी करनी और हमें जॉब लेनी है। अब ऐसा नहीं कि इंडियन पिनल कोड में 511 धारा, 511 धाराओं से पूछा जा रहा है, वहाँ पे जब पूछा जाएगा तो वहाँ से कुछ सेलेक्टेड पूछा जाएगा, और आपकी ड्यूटी है, आपका ये मॉरल ऑब्लिगेशन है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सिर्फ प्रिसाइज पढ़ें, क्योंकि अब 511 सेक्शन पढ़ने का टाइम नहीं रहा, क्योंकि अभी क्लास तो चल नहीं रही है कि हाँ भाई लॉ की क्लास चल रही है, LLB की क्लास चल रही है या चल रही है, तो वहाँ पे आपको IPC खूब विधिवत लेक्चरर आ रहे हैं, प्रोफेसर साहब आ रहे हैं, और वो आपको बहुत अच्छे से पूरा विस्तार से बता रहे हैं। तो अब विस्तार से पढ़ने का समय नहीं रहा, अभी आपको एकदम प्रिसाइज तैयारी करनी है कि हाँ भाई या ये टॉपिक है, जनरल है तो जनरल में
कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं, बस आपको ये देखना है और यही समझना है और उतनी ही तैयारी करनी है। यही चीज़ ठीक सीआरपीसी के साथ भी होती है। हालांकि सीआरपीसी चूँकि इतना ज़्यादा वास्ट है, पर ये है वो एक फ़ायदा उसके साथ ये भी है कि जितना ही वो वास्ट है उतना ही वो इजी भी हो जाता है। क्योंकि सीआरपीसी की आप अगर आप डायरेक्ट लेते हैं और आप सीआरपीसी की कोई बुक लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एमडी चतुर्वेदी की लेते हैं, तो दोनों की जो साइज़ है लगभग एक हो जाती है। बट वहीं आप आईपीसी की कोई बुक लेते हैं और आप उसकी टेक्स्ट बुक लेते हैं तो उसकी 3 गुना 4 गुना साइज़ हो जाती है। क्योंकि सीआरपीसी इतना वास्ट तरीके से लिखा गया है कि वो समझने में आसान पड़ जाता है। डायरेक्ट से ही आप सीआरपीसी को तैयार कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए हम बात कर रहे हैं, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ। मेंस की परीक्षा की तैयारी का अलग स्ट्रेटजी होती है, प्रीलिम्स की परीक्षा की तैयारी की एक अलग स्ट्रेटजी होती है, इंटरव्यू के लिए एक अलग स्ट्रेटजी होती है। तो अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सिर्फ मेंस की ही तैयारी करते हैं और मुझे लगता है कि शायद कभी उनका प्री निकल पाता है कि नहीं निकल पाता है। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की ही तैयारी करते हैं। प्रीलिम्स वो हर बार पीट देते हैं। जब पूछिए तो हाँ भैया जिस भी स्टेट में जा रहे हैं प्रीलिम्स निकल जा रहा है पर मेंस नहीं निकल पा रहा है। तो बैलेंस तैयारी करनी है हमें। तो हमें एकदम अपनी तैयारी बैलेंस तरीके से करनी है, ना बहुत ज़्यादा कि अगर एक पॉइंट उठाया कि हाँ भाई कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट आपने सेक्शन 200 से लेकर 203 तक पढ़ना शुरू किया, तो अब आप इसी को लेकर के 3 किताब खोल करके बैठे हुए हैं कि हाँ भाई रतन लाल धीरज लाल भी ले लिए, मुरलीधर चतुर्वेदी भी ले लिए और बैरेक्ट भी खोल लिए, तो आप पढ़ने लगे। भाई ऐसे तो तैयारी मुझे नहीं लगता कि हो पाएगी। तैयारी ऐसे होगी भैया आप इसको लो, बैरेक्ट लो, क्वेश्चन बैंक लो कि हाँ भाई कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या फॉर्मेट है क्वेश्चन का, किस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है, और उतना आपको लिखना है अपनी नोटबुक में या पेपर पे, जैसे भी आप लिखते हैं। खूब अच्छे से उसका नोट्स बनाइए और उसको कम से कम महीने में एक बार तो पढ़ ही लीजिए जब तक पेपर आपका नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि वो कौन कौन से सबसे अच्छे टॉपिक्स हैं जहाँ से कि यूपी एपीओ में क्वेश्चन बनते हैं, और अगर आप उन्हें अच्छे से तैयार करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, एक कम्पिटिटिव माइंड के तरीके से पढ़ना है उसे एकदम पढ़ के उसमें ज्ञानी नहीं बनना है आपको, बस कम्पिटिटिव उसमें से कीवर्ड निकालना है, डायरेक्ट से कीवर्ड निकालना, ये सब चीज़ें हालांकि हम आगे की वीडियो में बताएंगे कैसे करके कीवर्ड निकालना है, कहाँ से क्या चीज़ें हैं, कहाँ से कौन सी चीज़ रिट्रीव करनी है। ये सब चीज़ें आगे चल करके आगे की वीडियोज़ में डिस्कस होंगी, क्योंकि अभी तो मेरा चैनल नया है तो भाई अभी तो मैंने शुरू ही किया है। तो ये सब चीज़ें आगे चल कर के आएंगी। हालांकि और भी बहुत से विद्वान लोग हैं जिन लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो बनाई हुई है, तो सबकी वीडियो देखनी है, सबको समझना है और फिर अपने उनके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। हम लोग यहाँ हम यहाँ पर पढ़ने भी आए हैं, पढ़ाने भी आए हैं। मैं